हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक जो है इतिहास पढ़ रहे हैं हम भारत का। तो इसमें हम जो है आज थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन, जो आंदोलन हुआ था थियोसॉफिकल आंदोलन, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थियोसॉफिक एक तरह से गोह यानी ब्रह्म विद्या। ये जो थियोसॉफी एक तरह से गोह या ब्रह्म विद्या होती है। जो गोह विद्या का मतलब यह होता है कि मनुष्य के भीतर कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ हैं और ध्यान योग चिंतन के माध्यम से मनुष्य ईश्वर से संपर्क बना सकता है। धर्म दर्शन और गुह्य विद्या पर आधारित आंदोलन थियोसॉफिकल आंदोलन था। यही थियोसॉफिकल आंदोलन का आधार था। इसकी शुरुआत मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने की थी। मैडम ब्लावत्स्की रूस की और कर्नल अलकाट जो है अमेरिका के रिटायर्ड फौजी थे। इन दोनों ने मिलकर 1873 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। दोनों संस्थापक भारतीय संस्कृति से गहरे प्रभावित थे तो भारत आ गए घूमने। अब भारत घूमने आए तो ये दोनों और प्रभावित हो गए, और इतने प्रभावित हो गए कि 1882 में मद्रास के निकट अड्यार में स्थापित कर दिया थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन का। 1878 में एनी बेसेंट आंदोलन की सदस्य बनी। आंदोलन की सदस्य एनी बेसेंट ने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया और 1893 में ही भारत आई। भारत में आकर इन्होंने अड्यार में रहकर थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किया। कुल मिलाकर इसका दर्शन यह था कि कहीं न कहीं से एनी बेसेंट के विचार थे कि वो भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि भारतीय धर्म और दर्शन से भी काफ़ी प्रभावित थी, और भारतीय धर्म और दर्शन में भारतीयों का विश्वास फिर से जगाना चाहती थी। इन्होंने बताया कि आप अपने धर्म को मानव से आधार बनाइए, कर्मकांड करने की जगह अपने धर्म को मानव सेवा का आधार बनाइए। इन्होंने उपनिषदों में जो शिक्षा दी गई है उसमें काफ़ी विश्वास व्यक्त किया और बताया कि उपनिषद विज्ञान का भंडार है, उसमें सब कुछ है। एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल का भारत में सबसे बड़ा योगदान युवकों को शिक्षित करना था। युवकों को शिक्षित करने के लिए एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। लेकिन इन्होंने 1898 में जो केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी, उसी को 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के रूप में स्थापित किया। पर यह सेंट्रल हिंदू कॉलेज बहुत छोटी ज़मीन पर था। बाद में मदन मोहन मालवीय ने किसी राजा से भूमि लेकर एक बड़ा भूखंड पर बड़ा विद्यालय स्थापित कर दिया उसी जगह पर, और नाम रख दिया BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, यह हमारा में पुनर्जागरण देरी से आया। इसका अर्थ यह है कि मुस्लिम समाज में आधुनिक चेतना की, हमारे धर्म और हमारे समाज में भी सुधार की जरूरत है। इस बात की चेतना मुस्लिमों में देर से आई। इसका कारण यह था कि मुसलमान खुद को भारत का शासक समझते थे। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उसके बाद मुगल सल्तनत के अंतर्गत भारत पर मुसलमानों का शासन था, और वो सोचते थे कि अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक मुसलमानों से सत्ता छीन ली है। हम तो श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर सुधार की क्या आवश्यकता। तो मुसलमान 1857 की क्रांति में असफल रहे। मुसलमान और हिंदू दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति की थी, उसमें ये लोग असफल रहे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों और मुसलमानों की दूरियां बढ़ती गईं। अंग्रेज सोचते थे कि 1857 की जो क्रांति थी ये मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम थी। मुसलमान ने हिंदुओं की शिकायतों का लाभ उठाया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें भड़काकर विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों में और मुस्लिम विरोधियों नीतियां अपनाई, यानी जो अंग्रेजों ने मुस्लिम विरोधी नीतियां अपनाई थी। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मुसलमानों के आपस में दूरियां बढ़ती गईं, क्योंकि मुसलमान सोचते थे कि वे श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति से वे हमेशा बचते रहे। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में मुसलमान आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़े बढ़े और मुड़े शिक्षा की ओर मुड़े, और मुस्लिम समाज में भी बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। मुस्लिम समाज में बुद्धिजीवी का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, सर सैयद अहमद खां के रूप में। अब सर सैयद अहमद खां को हम देखते हैं। सर सैयद अहमद खां भारतीय मुस्लिम समाज में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म और सुधार के लिए आवाज़ उठाई। सर सैयद अहमद खां भारत में मुख्य रूप से अलीगढ़ के आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिमों के खिलाफ मुस्लिम विरोधी नीति का पालन किया। इससे अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ती गईं।
लेकिन एक पाश्चात्य शासक भारत में राज कर रहे हैं और इसी के अधीन मुसलमानों का रहना है। तो दूरी बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों के जो है स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। सर सैयद अहमद खान ने इस बात को समझा। सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों के खिलाफ 1857 जैसी किसी भी प्रयास की व्यर्थता देख ली थी। उन्होंने अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण बहुत पहले ही छोड़ दिया। ये अंग्रेज विरोधी नहीं थे। सर सैयद अहमद खान का मानना था कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने से बेहतर है भारत में अंग्रेजी शासन के अधीन ही मुसलमानों की स्थिति को विकसित करनी है और इसका प्रयास किया जाए। लेकिन अंग्रेजों के अधीन रहकर मुस्लिमों की स्थिति बेहतर करना है तो मुस्लिमों को भी खुद सुधार करना होगा, अपने दृष्टिकोण का विकास करना होगा, रूढ़िवादी चिंतन करना होगा और रूढ़िवादी चिंतन का परित्याग करना होगा। रूढ़िवादी चिंतन के परित्याग करने के लिए यह जरूरी था कि मुसलमानों द्वारा रूढ़िवादी इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का भी लाभ लिया जाए, क्योंकि जब तक मुस्लिम पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा की ओर नहीं मुड़ेंगे तब तक अंग्रेजी शासन के अंतर्गत उन दिनों नौकरियां नहीं पाई जा सकेंगे। उसके लिए अंग्रेजी ज्ञान और विज्ञान का शिक्षा यानी इनकी शिक्षा होना जरूरी था, अंग्रेजी ज्ञान और विज्ञान का। तो सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों के पक्ष में इस अवधारणा का विकास किया। वास्तव में सर सैयद अहमद खान का यही दृष्टिकोण और इस दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के लिए उन्होंने जो प्रयास किए इसे ही अलीगढ़ आंदोलन कहते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय था। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा के ये शुरू से ही समर्थक थे। अंग्रेजी शिक्षा पाकर 1839 में आगरा में क्लर्क बने। 1857 में जब राजा महाराजा सामंत जमींदार क्रांति में संलग्न थे उस समय 1857 में ये बिजनौर में क्लर्क थे। इसके बाद 1869 में इन्हें इंग्लैंड जाने का मौका मिला। 1869 में इंग्लैंड गए और इनके पाश्चात्य वहाँ जो है इन्होंने देखा कि पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति के संपर्क में आए। ये इंग्लैंड में जो पाश्चात्य समाज है उसकी जो है उपस्थिति देखी। इन्होंने देखा कि भारत के विपरीत इंग्लैंड में जो समाज रहता है वह कितना आधुनिक है, किसी भी रूढ़िवादी से रहित समाज था और ज्ञान विज्ञान से वहाँ का समाज लैस था। वहाँ की व्यक्तिवाद आधुनिकता देखी, मुक्त विचारों का प्रवाह देखा, उससे काफ़ी प्रभावित हुए। उसका इन्होंने लाभ इस तरह से उठाने का सोचा कि भारत में भी मुसलमानों को भी पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से लैस कर दिया जाए तो भारतीय मुस्लिम समाज भी इंग्लैंड की तरह विकसित हो जाएगा। उनका विचार पूरी तरह से समय के अनुकूल और प्रगतिशील था। हर व्यक्ति को अपने समाज के बारे में सोचने और उसका विकास करने का पूरा हक है। तो वापस आकर इन्होंने मुस्लिम समाज में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया। ठीक उसी प्रकार जैसे राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए चलाया था। वास्तव में 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज के लिए सर सैयद अहमद खान का प्रयास यादगार व अतुलनीय है। उन्होंने मुस्लिम समाज की उन्नति के लिए, उसके सुधार के लिए जो प्रयास किए उसका मुस्लिम समाज हमेशा ऋणी रहेगा। इन्होंने दो लक्ष्य निर्धारित किए, क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ जो मुस्लिमों द्वारा जो प्रयास किया गया था उन्हें भगाने के लिए उसकी असफलता इन्होंने देख ली थी और निष्कर्ष पर पहुंच जो है दो लक्ष्य निर्धारित किए। पहला, अंग्रेजों और मुसलमानों के संबंधों को ठीक करना। दूसरा, मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन को एक ठोस आधार दिया। सैयद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना करके इसे ही बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहा गया। अपने विचारों से प्रसार के लिए सर सैयद अहमद खां ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका उर्दू भाषा में निकाली। 1857 की क्रांति को मुस्लिमों ने अंग्रेजों के षड्यंत्र माना था। परिणाम यह हुआ कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिम विरोधी नीति चलाई, जिससे मुस्लिमों की स्थिति में और ज़्यादा गिरावट आई। लेकिन अलीगढ़ आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुस्लिमों के संबंधों में सुधार आया। अब जहां 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज
मुस्लिम विरोधी नीति का पालन कर रहे थे। वहीं 19वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते 1880 से 1885 के आसपास अंग्रेजों ने मुस्लिम विरोधी नीति त्याग कर मुस्लिम तुष्टीकरण नीति अपना ली। जैसे 1860 के दशक में भारत में राष्ट्रीयता का विकास यानी राष्ट्रीय चेतना का विकास होना प्रारंभ हुआ। 1860, 70 और 80 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय चेतना का विकास होता रहा। उसका परिणाम 1885 में कांग्रेस की स्थापना के रूप में सामने आया। तो जैसे जैसे भारत में राष्ट्रीयता का विकास होता गया, अंग्रेजों से मुस्लिम तुष्टीकरण नीति का पालन किया अंग्रेजों ने और भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीयता के विरोधी बनाने का प्रयास किया। भारत में जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था, उसके खिलाफ अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों को भड़काया। तो अंग्रेज 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते बांटो और राज करो की नीति पर चलने लगे थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर भारत को राष्ट्रीयता को कमजोर करना है तो मुसलमानों को फोड़ लो और अपनी तरफ मिला लो, और अपनी तरफ मिलाकर मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ भड़काओ, नहीं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ताकतवर हो जाएगी। तो भारतीय कांग्रेस को कमजोर करने का एक सशक्त हथियार था मुस्लिमों का तुष्टीकरण और बांटो और राज करो की नीति। वास्तव में सर सैयद अहमद खान समझ रहे थे, लेकिन समझकर भी अपने समाज के प्रति उनका इतना लगाव था कि उन्होंने राष्ट्रीयता से पहले अपने समाज को स्थान दिया। सर सैयद अहमद खान ने राष्ट्रीयता से पहले मुस्लिम समाज को प्राथमिकता दी। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तब सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस को हिंदुओं के दल के रूप में परिभाषित किया और बताया कि कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है और इसकी स्थापना हिंदुओं ने अंग्रेजों से सत्ता हासिल करने के लिए की है। यानी हिंदू अंग्रेजों से सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिमों का कोई हित नहीं। इन्होंने कांग्रेस को इस रूप में प्रचारित किया कि 1888 में कांग्रेस के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो दोस्तों, ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।